नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस एकेडमी पर। यूपी पीसीएस पीवाईक्यू सीरीज में यह 16वां वीडियो है। इससे पहले हम 15 वीडियो कर चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो इसी चैनल पर आपको उनकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप जाकर उनको देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। 2018 के प्रश्नों को हम देख रहे हैं और उनको काफ़ी डिटेल से हम एनालाइज़ कर रहे हैं। 2018 का यह प्रश्न था। प्रश्न क्या था? लॉरेंज वक्र यह क्या है? अब यह जो प्रश्न है, यह कई बार पूछा गया है और कई बार इसके जो पैमाने हैं या हम कहें जो इसके एंगल्स हैं, उनको बदल-बदल कर आपसे पूछा गया है। सबसे पहली चीज़, यह किस लिए है? जो इस प्रश्न में पूछा गया है कि यह क्या मापता है? तो इसको हम डिटेल से देख लेते हैं। फिलहाल वह क्या है? ऑप्शन डी, आय की विषमता। अब हम इसको देख लेते हैं। जो आपका लॉरेंस वक्र है, यह शुरू कब हुआ? 1905 में। किसने शुरू किया? मैक्स ओ लॉरेंस ने। यह देखिए कैसे बताता है। इस इमेज से आप देखिए। एक तरफ है क्या? परसेंटेज ऑफ पर्सन। मान लेते हैं कि 100 लोग हैं कुल। फिर एक तरफ है परसेंटेज ऑफ इनकम। 100 रुपए की कुल आय है। यह सबसे बेहतर कब होगा? सबसे बेहतर होगा जब यह रेखा कैसी होगी? सीधी होगी। मतलब 10 लोग हैं और उनके पास 10 रुपए हैं, 20 लोग हैं, उनके पास 20 रुपए हैं। यानी जितने लोग हैं, उतने ही रुपए उनके पास हैं। यानी जो आय है, कुल आय, उसका वितरण जो कुल लोग हैं, उनके बीच क्या है? बराबर-बराबर है। यही क्या है? लॉरेंस कर्व। यानी ऐसे मानिए 100 रुपए हैं, तो सबके बीच क्या है? यह बराबर है। अब ऐसा भी हो सकता है कि 100 रुपए 10-10 रुपए के हिसाब से सबके पास क्या हो? बराबर हो। लेकिन समस्या कब आएगी? ऐसे अगर हम देखें तो 100 रुपए कुल हैं और 100 रुपए कुल में से कुल 5 व्यक्ति हैं। इनके बीच यह 100 रुपए हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि 4 लोगों के पास केवल कितने हो? 60 रुपए और 1 व्यक्ति अकेला हो, उसके पास कितने हो? 40 रुपए। तो यह वक्र कैसा हो जाएगा? खराब हो जाएगा। जैसे यहाँ आप देखें कि 30 लोग हैं, लेकिन इनके पास पैसे कितने हैं? केवल 10 के आसपास। इससे क्या निकला? आय की असमानता। यानी पैसे तो 10 हैं लेकिन वह 30 लोगों के बीच हैं। आइडियल सिचुएशन क्या होती? 30 रुपए होते 30 लोगों के बीच में। तो इसी को क्या कहते हैं? लॉरेंस कर्व। शुरू कब हुआ? 1905 में। किसने शुरू किया? मैक्सो लॉरेंस ने। यह देखता है कि जनसंख्या के कितने परसेंट के पास उस देश की जो टोटल आय है उसका कितना परसेंट हिस्सा है। यानी देश की अगर कुल आय कितनी है? 1000 रुपए है, तो जो जनसंख्या है, मान लेते हैं जनसंख्या है 500, तो हर के पास कितना होना चाहिए? 2 रुपए। अगर यह ज़्यादा है, यानी कुछ लोगों के पास अगर यह ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है? आय की विषमता। और अगर कुछ लोगों के पास ज़्यादा है, इसका मतलब कुछ लोगों के पास क्या होगा? कम होगा। इनइक्वालिटी। जो बाकी ऑप्शन थे, उनकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसको लॉरेंस कर्व के माध्यम से नहीं जोड़ा जा सकता है। इनडायरेक्टली जुड़ा है, पर डायरेक्टली नहीं जुड़ा है। बेरोज़गारी की बात करें, तो एनएसओ जारी करती है इसका डेटा। यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है। राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय यह डेटा जारी करती है और बताती है कि जो भारत में बेरोजगारी है वह किस प्रकार से है। जनसंख्या वृद्धि दर यह भी अलग पैमानों पर देखा जाता है और अलग संस्थाएं इसकी रिपोर्ट जारी करती हैं। फिर एक टर्म आता है गिनी गुणांक। तो लॉरेंस कर्व है, इसी का ही गणितीय रूप क्या है? गिनी गुणांक। कंफ्यूजन होगा यहाँ पर। लॉरेंस कर्व को जारी किसी और ने किया है, गिनी गुणांक को जारी किसी और ने किया है, लेकिन दोनों के बीच जो कनेक्शन है वह लगभग क्या है? एक जैसा है। गिनी गुणांक किसने शुरू किया? 1912 में जो इटालियन सांख्यिकीविद हैं, कोराडो गिनी, इन्हीं ने इसको शुरू किया है। यह कहते हैं कि शून्य का मतलब है पूर्ण समता और एक का मतलब है पूर्ण विषमता। यानी अगर जो आपका लॉरेंस कर्व है, उसमें जो विषमता है वह शून्य है, यानी 20 लोग हैं और 20 के ही पास क्या है? 20 रुपए। यानी हर व्यक्ति के पास 1 रुपए बराबर आय है। यानी क्या है? जितने लोग उतनी ही क्या है? मुद्रा है और सबके बीच बराबर है। इसका मतलब जीरो इम्पैक्ट है, जीरो डिफरेंस है। तो जीरो क्या हो गया? पूर्ण समता। और एक, एक का मतलब सारा का सारा पैसा एक ही व्यक्ति के पास है, तो वह क्या होगा? पूर्ण विषमता। इसी तरह की रिपोर्ट जारी होती है वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट। यह बताती है कि लगभग 1% आबादी के पास जो राष्ट्रीय आय है, नेशनल इनकम है, उसका 22% से ज्यादा हिस्सा क्या है? स्टोर है। यानी 1% आबादी के पास राष्ट्रीय आय का 22% हिस्सा केंद्रित है। इसका मतलब यह जो 99% आबादी है, इनकी आय क्या होगी? इनकी आय कम होगी। किससे? राष्ट्रीय आय से। यानी जब हम निकालेंगे जीडीपी पर कैपिटा, प्रति व्यक्ति जीडीपी, वहां पर हमको क्या दिखेगा? कि जो औसत आएगा वह औसत तो अच्छा होगा, लेकिन उस औसत के नीचे बहुत सारे लोग होंगे। क्यों? 1% आबादी के पास राष्ट्रीय आय का कितना है? 22%। भारत का गिनी गुणांक कितना है? 0.48 से 0.49 के बीच। यानी भारत में भी विषमता अच्छे खासे स्तर पर है। इसको कहते हैं उच्च आर्थिक विषमता का स्तर। सरकार लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन अभी भी इस स्तर को हम बनाए हुए हैं।
और सारे वक्र देख लेते हैं। एक आता है आपका कुजनेट वक्र, यह भी पूछा जाता है। यह कहता है कि जो प्रति व्यक्ति आय है और जो आर्थिक असमानता है, इसके बीच क्या अंतर है। यह वक्र बताता है आपको कि जब किसी देश में विकास होता है, तो वह विकास क्या होगा, कुछ संस्थाएं करेंगी या कुछ लोग करेंगे। कुछ लोग मतलब यह कंपनियां बनाएंगे, कंपनियां खोलेंगे, तो इनका विकास तेजी से होगा। तो यह कह रहा है कि जो आर्थिक विकास है, वह शुरुआत में तेजी से होगा, लेकिन असमानता भी बढ़ेगी, लेकिन धीरे-धीरे असमानता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक आपका क्या है, लाफर वक्र। यह कहता है कि जो टैक्स का रेट है और जो रेवेन्यू का रेट है, इनके बीच एक संबंध है। इसको कैसे बताया इसने? इसने कहा कि देखो, अगर जो टैक्स का रेट है, वह एक सही रेंज में रहे, तब तो सरकार को फ़ायदा देगी। लेकिन अगर टैक्स की रेंज बहुत ज़्यादा हो गई, जैसे मान लेते हैं कि 10% क्या है, टैक्स है, तो हो सकता है जो सरकार की आय है, वह बनी रहे। लेकिन सरकार क्या चाहे, इसी को कर दे 50% टैक्स, तो पॉसिबिलिटी इस बात की है कि अब लोग कर नहीं देंगे, यानी टैक्स का भुगतान करना ही बंद कर देंगे, वह विद्रोह कर देंगे। तो क्या कहता है यह वक्र कि जो टैक्स की रेट है और जो रेवेन्यू है, इनके बीच एक संबंध है। टैक्स का रेट अगर एक रेंज में रहेगा तो रेवेन्यू बढ़ सकता है, लेकिन अगर टैक्स का रेट एक रेंज से बाहर चला, एक रेंज से ज्यादा हो गया, तो लोग क्या होंगे, टैक्स देना बंद कर देंगे। इसी तरीके से अगला क्या है, फिलिप्स वक्र। यह बताता है कि जो मुद्रास्फीति है, इन्फ्लेशन है और जो बेरोजगारी है, इनके बीच एक संबंध है। यह कहता है कि जब इन्फ्लेशन बढ़ती है एक सीमा तक, तब क्या होता है, रोजगार बढ़ता है। लेकिन अगर उस सीमा से ऊपर निकल जाए, तो क्या होती है, बेरोजगारी बढ़ती है। यानी महंगाई बढ़ने पर जो बेरोजगारी है, वह क्या होती है, घटती है अस्थायी रूप से, लेकिन एक रेंज में। इसको क्या कहेंगे, फिलिप्स वक्र। फिर एक क्या है, एंगल का नियम। यह कहता है कि जो पारिवारिक आय है और जो भोजन पर व्यय है, इनके बीच भी क्या है, एक रेशियो है। यानी जब भी किसी परिवार की आय बढ़ेगी, तो जो भोजन पर खर्च होने का हिस्सा है, वह क्या होगा, घट जाएगा। अब यह बड़ा अजीब सा है, एंगल का नियम। इसको समझते हैं जरा हम। मान लेते हैं कि पहले आपकी जो आय है, वह कितनी थी, 10,000 रुपए, और आप भोजन पर खर्च करते थे 5,000 रुपए। फिर आपकी आय हो गई 1,00,000 रुपए। अब आप भोजन पर खर्च करते हैं 20,000 रुपए। तो यहाँ तो खर्च बढ़ा, लेकिन परसेंटेज में देखें तो पहले जो आपकी आय थी 10,000 रुपए, उसका आप 50% खर्च करते थे किस पर, भोजन पर। फिर जब आपकी आय हो गई 1,00,000 रुपए, तो अब भोजन पर आप कितना खर्च करते हैं, 20,000 रुपए, यानी 20%। यही कहता है यह वक्र कि जब भी आय बढ़ती है, तो जो भोजन पर होने वाला खर्च है, उसका परसेंटेज क्या होता है, घट जाता है। लेकिन इसके लिए एक शर्त भी है कि जो एक आय है, वह क्या होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए, एक सीमा रेखा के नीचे नहीं जानी चाहिए। मान लेते हैं किसी की आय ही क्या हो, 2,000 रुपए, तो अब वह भोजन पर कितना खर्च करेगा। अब इसमें एक एंगल और भी है कि जब भी लोगों की आय बढ़ती है, तो वह भोजन के अलावा अन्य चीजों पर भी खर्च करते हैं। इसे क्या कहते हैं, एंगल का नियम। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा राज्य है जो आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर है, यानी आर्थिक रूप से तो बहुत मजबूत है, लेकिन जो लिंगानुपात है, टैक्स रेशियो है, वह नीचे है। अब इसका मतलब यह, एक मेंस का भी प्रश्न बन गया, आर्थिक रूप से समृद्धि का मतलब यह नहीं है कि लिंगानुपात जो सेक्स रेशियो है, वह भी बेहतर होगा, या फिर यह जरूरी नहीं है कि जिस राज्य का सेक्स रेशियो बेहतर हो, उस राज्य की आर्थिक समृद्धि भी होके रहेगी। यानी लिंगानुपात और आर्थिक समृद्धि का जो कनेक्शन है, वह स्टेब्लिश नहीं होता है। फिलहाल इस प्रश्न का जो उत्तर है, वह क्या हो गया, हरियाणा। कैसे? मध्य प्रदेश की जो आय है, वह बहुत नीचे है। महाराष्ट्र के साथ तो आय ऊपर है, लेकिन लिंगानुपात भी ठीक-ठाक है। पश्चिम बंगाल की दोनों कम है। तो हरियाणा के केस में ही हम देखते हैं कि आर्थिक रूप से काफ़ी मजबूत है, लेकिन जो लिंगानुपात है, वह सबसे खराब है। कितना है लिंगानुपात? 879। राष्ट्रीय औसत क्या है? 943। यानी जो राष्ट्रीय स्तर पर लिंगानुपात है, वह 943 है, जबकि हरियाणा का कितना है? 879। तो लिंगानुपात सबसे कम है, लेकिन जो आय है, प्रति व्यक्ति आय है, वह शीर्ष पर है। पर कैपिटा इनकम इनकी बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ पर जो आय के संसाधन हैं, वह बहुत सारे हैं, फैक्ट्रियाँ बहुत सारी हैं, तो लोगों को अच्छी खासी आय मिलती है, लेकिन लिंगानुपात काफ़ी कम है। बाकी विकल्प देखें, तो जो मध्य प्रदेश है, इसका लिंगानुपात कितना है? 931 है, लेकिन आय के मामले में बहुत पीछे है। महाराष्ट्र आर्थिक राजधानी है, पैसा यहाँ बहुत है, लेकिन लिंगानुपात भी कितना है? 929 है। पश्चिम बंगाल की बात करें, तो लिंगानुपात क्या है? 950 है, और आर्थिक समृद्धि के रूप में काफ़ी पीछे है, यानी हरियाणा से काफ़ी पीछे है। 943 क्या है? राष्ट्रीय औसत, उससे ऊपर है कौन? पश्चिम बंगाल। इसीलिए हम देखते हैं कि 22 जनवरी 2015 से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की जो शुरुआत है, वह हरियाणा के ही पानीपत से हुई थी। तो यह भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। भारत का जो लिंगानुपात है, वह कितना है? 943। सबसे ऊपर कौन है? केरल, 1024। यूपी में आपको याद रखना होगा कि जो आपका जौनपुर जिला है, वह सबसे ऊपर है।
तमिलनाडु की बात करें तो 996 इसका दूसरा स्थान है। हरियाणा सबसे नीचे है 879। दमन और दीव की बात करें तो 618 यानी यूनियन टेरिटरी में सबसे नीचे। उत्तर प्रदेश की बात करें तो कितना है 912। तो यह क्या है लिंगानुपात के जो प्रमुख आंकड़े हैं। वाह। तो इस तरह इस वीडियो में भी हमने 2 प्रश्नों को देखा और उनको काफ़ी डिटेल से हमने एनालाइज़ किया। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।